राम, ये सारी लिस्ट, इनके नाम और तमाम विश्लेषणों के बाद हम वहां पहुंच गए हैं कि हम इस बात का अंदाजा लगाएं और इस बात पर टिप्पणी भी कर सके कि क्या 2014 में सत्ता में आने के बाद 2026 में संगठन में ये जो बदलाव हुए हैं, उसके बाद कई ऐसे चेहरे थे जो पहले खूब पावर में थे और अब बीच में उनकी पावर कम थी। उनको क्या पुराने चेहरों को नई टीम में शामिल करके संतुलन को बिठाने की कोशिश की गई है? हाँ, देखिए, कोई भी संगठन संतुलन के आधार पर ही चलता है विवेक। तो ये तो पहली प्राथमिकता किसी भी अध्यक्ष की या किसी भी नेता की होती है, किसी भी लीडर की, कि वो बैलेंस बनाकर चलें। लेकिन कई बार आपको ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं कि आपके हित में क्या है। इसमें दो चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। एक तो नितिन नवीन जिस आयु वर्ग से आते हैं वो खुद 46 वर्ष के हैं, और दूसरा उनकी आयु के हिसाब से ही आपको अपने साथ कदम ताल करते हुए लोग चाहिए। मैं इसलिए ये कह रहा हूं कि आपकी बात को कोई व्यक्ति तब मानता है जब वो दिल से फील करता है कि मैं इनके अंडर में काम कर रहा हूं। कुछ ऐसे चेहरे जिनको नितिन नवीन भी ऑर्डर देते हुए सहज ना लगते हैं, तो वो कम से कम उनकी टीम में मेल नहीं खाएंगे। इसको आप थोड़ा सा व्यवहारिक रूप में समझिए। ये किसी लीडरशिप की बात नहीं है, लेकिन व्यवहारिकता ये कहती है कि जिसके अंडर में आपने कई साल काम किया है, अगर उसको आपके नीचे रखा जाएगा टीम में, तो कई बार आप स्वयं असहज होते हैं उसको आदेश देते हुए। तो ये इसमें लिस्ट में जो मैं देख पा रहा हूं, ये इस बात पे प्राथमिकता दी गई है कि नितिन नवीन की टीम में वो लोग शामिल किए गए हैं जिनका संगठन का अनुभव भी बहुत अच्छा है, बोलने का अंदाज भी बहुत आक्रामक है, और नितिन नवीन भी जिनके साथ बहुत सहजता के साथ आदेशात्मक लहजे में बात कर सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण होता है एक लीडर के लिए कि वो किस भाव में अपने सहयोगियों से बात कर रहा है। और ये कई बार आपको ना चाहते हुए भी कठोर होना पड़ता है। पोलाइट वे है नितिन नवीन का, बहुत सरल और सहज भाव में बात करते हैं, लेकिन कई बार आपको कठोरता में जब आप वर्क रिपोर्ट किसी से मांगते हैं तो फिर वो स्पष्ट रूप से कई बार आपके लहजे में होना चाहिए जो आप बात कर रहे हैं। मेरे साथ अनंत विजय जी इस वक्त जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अनंत जी, इस सूची को जब आप देख रहे हैं तो क्या विशेष आपको इसमें नजर आ रहा है? अनंत जी। देखिए राम जी, मुझे लगता है कि इस सूची में देखने के बाद मुझे ये लगता है कि युवाओं और अनुभव का मिश्रण एक तरीके से पेश किया गया है। जो अनुमान लगाया जा रहा था लोगों का कि बहुत सारे युवाओं को अवसर मिलेगा, वो उससे थोड़ा कम मिला है। लेकिन जो युवाओं में भी जिनके पास लंबा अनुभव है, उनको इसमें जगह दी गई है, चाहे वो रेखा वर्मा हो, चाहे हरीश द्विवेदी हो। ये मतलब 50 से 60 के बीच, मतलब 40 से 60 के बीच की ये टीम है। और आप ठीक कह रहे थे इस समय कि नितिन नवीन को काम करने में सहूलियत हो और उनको किसी का बॉसिज्म न झेलना पड़े कि अरे इतने सीनियर आदमी, उनको हम कैसे संगठन के काम में, किसी भी काम में लगा सकते हैं। क्योंकि हमने पूर्व में देखा है कि मतलब बड़े उपाध्यक्षों को भी जैसे बेंगलोर के बीएमसी के चुनाव में लगा दिया गया था, या हैदराबाद में स्थानीय निकाय के चुनाव में उनको इंचार्ज बना दिया जाता था। वो सब समस्याओं को ध्यान में रखते हुए और भविष्य की बीजेपी की टीम में इसको कह सकता हूं, और जिस प्रकार से विप्लव देव जैसे वो नॉर्थ ईस्ट के बड़े नेता हैं और उस समय उन्होंने त्रिपुरा जैसे राज्य में लेफ्ट की सत्ता को उखाड़ फेंकने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उसका परिणाम उनको मिला। और जिस प्रकार से कलकत्ता में उन्होंने मेहनत की और वेस्ट बंगाल में कलकत्ता और उसके आसपास के इलाकों में भारतीय जनता पार्टी को अपनी मेहनत से विजय दिलाई, उन सब का इनाम उनको मिला है। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत भविष्य को ध्यान में रखते हुए ये टीम बनाई गई है। हाँ, एक आज चौंकाने वाली चीज मुझे इसमें नजर आती है कि पीयूष गोयल को उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष बनाया गया है। तो अब क्या एक पार्टी एक पद के, मतलब एक पद एक व्यक्ति के सिद्धांत को रखते हुए क्या उनको मंत्रिपरिषद में भी बनाए रखा जाएगा या मंत्रिपरिषद से वो मुक्त होंगे? ये फिर अब इस पर कयासबाजियां शुरू होगी। लेकिन पूर्व में भी पीयूष गोयल कोषाध्यक्ष रहे हैं, उनके पिताजी वेद प्रकाश गोयल जी भी भारतीय जनता पार्टी के कोषाध्यक्ष रहे हैं। तो बड़ा लंबा अनुभव है उनको कोष का और उसके अध्यक्ष होने का। तो देखना होगा, बहुत दिलचस्प टीम तो बनी है, देखते हैं क्या होता है आगे। बिल्कुल, इसमें देखिए कुछ चीज़ें जो जिस पे हाईलाइट इस वक्त होना चाहिए। देखिए, संदीप पाठक जो इसमें राष्ट्रीय मंत्री के तौर पर हैं, एक नाम अनिल एंटनी का है, एक नाम रोहन गुप्ता का है। तो यानी उधर से आए हुए लोगों को भी विजय जी थोड़ा सा एडजस्ट किया गया है।
मुझे लगता है कि वो तो संदीप पाठक को उनका जो एक्सपर्टीज है उसके हिसाब से मुझे लगता है उनको जगह दी गई है, क्योंकि माना जाता है कि जो पॉलिटिक्स के बैकरूम की जो रणनीति है उसको बनाने में वो माहिर हैं। इस लिहाज से हो सकता है उनको यहाँ जगह दी गई हो। एक और चौंकाने वाला नाम है, जैसे देखिए आप, सोशल मीडिया की पूरी टीम बदल दी गई है और पूरे जो एग्रेसिव युवा है, जैसे शिवानंद द्विवेदी को मौका दिया गया, दिल्ली में बहुत युवा है लेकिन बहुत मेहनती है, मध्य प्रदेश से लेके, बंगाल से लेके, बिहार से लेके, इतनी कम उम्र में शिवानंद द्विवेदी ने बहुत काम किया है। प्रीति गांधी बहुत सक्रिय है सोशल मीडिया पर, अगर आप देखते होंगे तो मुंबई की हैं, बहुत संजीदगी से वो सोशल मीडिया को मैनेज करती हैं। तो इन सब को लेकर जो टीम बनाई गई वो सक्रियता सबसे बड़ी बात मुझे दिखाई देती है। और यही मैं कहना चाहूंगा कि स्मृति ईरानी को भी महामंत्री बनाकर एक बड़ा संकेत दिया गया है कि महिलाओं को आगे किया जा रहा है। स्मृति ईरानी फायर ब्रांड नेता मानी जाती है पार्टी की, इतनी कम उम्र में बहुत अनुभवी नेता है। 10 वर्षों का उनका मंत्री पद का अनुभव है, उसके पहले महिला मोर्चा में सक्रिय रहने का और बहुत सक्रियता के साथ महिलाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करने का अनुभव उनके पास है। तो मुझे लगता है कि युवा जो अनुभवी हैं उनको इस टीम में अवसर दिया गया है। बिल्कुल, ये अनुभव और युवाओं का मिश्रण है, ये बात एकदम विजय जी ठीक कह रहे हैं। और सबसे ज्यादा फोकस बड़े नामों पर होता है, लेकिन आज जिस बात का अनंत विजय जी जिक्र कर रहे थे वो सबसे महत्वपूर्ण है, और वो सबसे महत्वपूर्ण है सोशल मीडिया का संयोजन आप कहिए, या युवाओं से कम्युनिकेट जिस डिपार्टमेंट को करना है उनका काम ही सबसे महत्वपूर्ण इस वक्त है। तो ये जो डेवलपमेंट है जिसके विषय में बात कर रहे थे, युवा हैं, मेहनती हैं और पीछे ट्रैक रिकॉर्ड भी है, इस सब का संयोजन इस लिस्ट में नजर आ रहा है। मानव मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मानव, जरा बताइए क्या विशेष रूप से पढ़ पा रहे हैं आप इस लिस्ट में? देखिए राम, आपने पहले युवा का जिक्र किया, फिर आपने मुझे टॉस कर दिया, लेकिन संदीप पाठक का यहाँ पर मैं एक बार जिक्र इसलिए करना चाहूँगा कि देखिए संदीप पाठक एक संगठन के तौर पर काफ़ी काम किया उन्होंने आम आदमी पार्टी में। पंजाब में उन्होंने काफ़ी आम आदमी पार्टी को मजबूत किया था। पंजाब में चुनाव होने वाला है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर उनका एक बेहतर इस्तेमाल, आप देखिए कि आम आदमी पार्टी से जितने भी सांसद आए थे, 7 सांसद जो आए थे, स्वाति मालीवाल या राघव चड्ढा हों, उनमें से सिर्फ संदीप पाठक को संगठन में जगह मिली है। यानी आप इस बात को तो सभी मानते हैं कि बीजेपी साल भर चुनावी मोड में रहती है, हर वक्त अपने संगठन को और मजबूत करने का काम करती है। ऐसे में संदीप पाठक को यहाँ पर जगह दी है क्योंकि पंजाब में चुनाव है। इसके साथ साथ जो बड़ी जानकारी है वो बड़ी जानकारी ये है कि सिर्फ जो प्रमुख राज्य है बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, इन राज्यों के अलावा भी चाहे वो त्रिपुरा हो, चाहे वो नागालैंड हो, इन क्षेत्रों में भी एक तरीके से जो रिप्रेजेंटेशन है बीजेपी का, वो यहाँ पर उन्होंने बाकायदा प्रमुखता से दिखाने की कोशिश की है। करीब 40% जो इस लिस्ट में जो लोग हैं वो वंचित समाज से आते हैं। नागालैंड, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, इन तमाम राज्यों में एक तरीके से जो रिप्रेजेंटेशन है उनको जगह दी गई है। नागालैंड से राज्यसभा सांसद, हाँ, उनको यहाँ पर जगह दी गई है। और इसके साथ साथ त्रिपुरा से एक तरीके से जो पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, युवा नेता भी हैं, बिप्लब देब को जगह दी गई है। अभी हम जिक्र कर रहे थे, तो देखिए महिलाओं और युवाओं पर खासतौर से फोकस किया गया है, खासतौर से जो मास लीडर्स कहे जाते हैं, जिनकी एक तरीके से समाज के निचले स्तर पर पकड़ रही है, चाहे वो स्मृति ईरानी हो या राम माधव को आप कह लीजिए, तो एक तरीके से उनको उनकी वापसी भी यहाँ पर की गई है। शिवांगी ठाकुर हमारी सहयोगी यहाँ पर रुक रही हैं। शिवांगी, जिस तरीके का रिप्रेजेंटेशन हमारे रिपब्लिक नेटवर्क में दिखाई देता है कि हर वर्ग, हर आयु के लोग यहाँ दिखाई देते हैं, कुछ वैसा ही संगठन बीजेपी अपना बनाते हुए यहाँ पर दिखाई दे रही है। शिवांगी।